इसलिए आपने इसको कंपैरिजन के साथ देखना है कि अल्कली मेटल्स के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है। अब इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो कंपैरिजन आता है, उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है वैलेंसी। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव 1 चार्ज आयंस। तो इस वजह से ये हमेशा +1 चार्ज आयन जो है वो बनाते हैं। ये हम बात ऑलरेडी जानते हैं कि अल्कली मेटल जितनी भी हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 आयन जो है वो बना सकती हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये +2 चार्ज आयन जो है वो बनाती हैं। इसके बाद है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से मुराद है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं हो रही, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अल्कली मेटल्स के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, which indicate only +1 oxidation state for alkali metals। ये बात हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जो गैप होता है बिटवीन टू आयोनाइजेशन एनर्जीज, अगर वो बहुत हाई हो तो हमें पता चलता है कि ये हमें वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंफॉर्म करती है। तो सिमिलरली अल्कली मेटल्स का पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई रिक्वायर होती है, जिसका मतलब ये है, जो इंडिकेट ये करता है कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता, इसलिए ये ज्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर अगर आप बात करें तो कंपैरेटिवली लो होती है इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अल्कली मेटल्स की निस्बत कंपैरेटिवली इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बट इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, जो कि इंडिकेट करती है इनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज करेगा जबकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये आसानी से लूज नहीं करेंगी। तो दैट्स व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जो है वो कंपैरेटिवली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवरेबल है और अल्कली मेटल्स के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो होती है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी में देखिए मैंने लिखा द केटाइंस ऑफ अल्कली मेटल्स मोस्टली हैव लो चार्ज डेंसिटी। अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करें तो इनकी चार्ज डेंसिटी यूजुअली कम होती है। क्यों? इसलिए कि इनके ऊपर चार्ज है +1, और साइजेस की अगर बात की जाए तो अल्कली मेटल के साइजेस पूरे अपने पीरियड के अंदर सबसे हाई होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अलोंग द पीरियड जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे केटाइंस हैं जिनका चार्ज +1 है और साइजेस अपने पीरियड्स के अंदर बात करूं तो साइजेस अपने पीरियड्स के अंदर जो है वो लार्जर हैं। इस वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अब अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में चूंकि इनकी चार्ज डेंसिटी कम है, therefore most of the salts of alkali metals have low lattice energies। अब जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतनी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर चूंकि चार्ज डेंसिटी इनकी कम है तो लैटिस एनर्जी भी कम है, और जिनकी लैटिस एनर्जीज कम होती हैं वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो लैटिस एनर्जीज अगर कम होती हैं तो सॉल्युबिलिटी जो वाटर के अंदर है वो ज्यादा होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं, उसके कंपाउंड के लिहाज से वेरिएट करती हैं। उसके कुछ कंपाउंड बहुत सॉल्युबल हैं, कुछ कंपाउंड लेस सॉल्युबल हैं, तो इसलिए मैं उसको जनरल ट्रेंड का नाम नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिए जनरल ट्रेंड मौजूद है कि मोस्टली इसके साल्ट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ऐसा जनरल ट्रेंड हम नहीं कह सकते। इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटीज को हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी हम इसके अंदर बात करें अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके ज़्यादातर साल्ट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स की अगर बात करें तो अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। जनरल प्रॉपर्टी तो फिर ये ना हुई, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिथियम अल्कली मेटल्स में से वाहिद मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करती। तो ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड डायरेक्टली Li3n। अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। बाकी अल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाती। रिएक्शन देख रहे हैं तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स अस लिथियम नाइट्राइड।
तो इससे लिथियम नाइट्राइड बनता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाती। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2A कैन गिव नाइट्राइड डायरेक्टली। अब यहाँ पर जो है नाइट्राइड्स का जिक्र करना क्यों जरूरत था, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है। अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारी की सारी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना सकती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन से रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। और इसके अलावा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो नाइट्राइड्स हैं सेकंड ए के, इनका जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, इनको वाटर में ऐड किया जाता है, तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर द जनरेटिंग अमोनिया ऑन हाइड्रोलिसिस। लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर वाटर में ऐड करें, अमोनिया और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया किस तरह से जनरेट करवाया जा सकता है फ्रॉम नाइट्राइड। तो आप बताएंगे कि अगर आप सेकंड ए की कोई भी मेटल लिखे, उसका नाइट्राइड बनाएं और उस नाइट्राइड को अगर आप जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो अमोनिया देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे पास जो है इसकी एक इंपॉर्टेंस आ गई। अब दोबारा से इस प्रॉपर्टी को देखें, कैसे याद रखना है। अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई भी मेटल नाइट्राइड नहीं बनाती, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल सारी की सारी नाइट्राइड्स बनाती हैं। और इसके अलावा उनके नाइट्राइड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो अमोनिया गैस रिलीज करती हैं। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी है सल्फाइड्स, यानी कि रिएक्शन विद सल्फर। अब इसमें आ जाएं, ऑल अल्किल मेटल रिएक्ट विद मोल्टन सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड। सारी की सारी अल्कली मेटल जो है वो मोल्टन सल्फर से रिएक्ट करती हैं और सल्फाइड्स बनाती हैं। अब इस केस में देखें, 2M यानी कि दो मेटल की प्लस सल्फर M2S की जो है वो फॉर्म के अंदर ये सल्फाइड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोडियम का रिएक्शन करवाएं सल्फर के साथ तो Na2S बन जाएगा। ये M जो है वो जनरल मेटल है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल हमने सोडियम की लेगी। तो क्या याद करना है कि all the alkali metals react with molten sulfur to form sulfide। ठीक है, तो सारी की सारी अल्कली मेटल जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड्स बना सकती हैं। अब आ जाएं अल्कलाइन अर्थ मेटल में, all metals of 2A react with sulfur to form sulfide। जो 2A की मेटल्स हैं वो भी सारी की सारी सल्फाइड बना सकती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या याद हुई हमें कि सल्फर के साथ जो रिएक्शन है वो अल्कली मेटल्स भी करती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी करती हैं। तो all the metals of 2A react with sulfur to form metal sulfides M+S, यानी कि इसके अंदर जो सल्फाइड बनेंगे वो MS की फॉर्म में बनेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस सल्फर है तो MgS बन जाएगा। एंड दीज सल्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस H2S। और अगर इन सल्फाइड्स का आप हाइड्रोलिसिस करवाएं, इनको वाटर में ऐड करवाएं, तो ये H2S गैस जो है वो जनरेट करती हैं। अब मजे की बात आपको कैसे याद रहेगी कि देखें, इसमें नाइट्राइड जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है 2A का, और जो सल्फाइड है वो H2S गैस को प्रोड्यूस करता है जो कि 2A की मेटल बनाती हैं। जबकि इस साइड पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनता है, लेकिन सल्फाइड जो है ये सारी की सारी मेटल्स बना सकती हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन के साथ आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम देखते हैं, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड सरफेस इज टार्निश्ड। जो अल्कली मेटल्स हैं ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो इनकी सरफेस जो है वो टार्निश्ड हो जाती है। टार्निश्ड क्या होती है, तो इनकी जो लस्टरनेस है ना, जो चमक है, वो चमक कम हो जाती है। इस वर्ड को हम नाम देते हैं टार्निशिंग का, कि मेटल के ऊपर टार्निशिंग हो गई है, उसकी जो सरफेस थी वो डल हो गई है, तो डल सरफेस को हम टार्निशिंग का नाम देते हैं। तो अल्कली मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो इनकी शाइनी सरफेस जो है वो डल हो जाती है, इसको हम बोलते हैं टार्निश। अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। और यही रीजन है कि अल्कली मेटल्स के अंदर भी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। उसी चीज का आइडिया आप यहां से लेंगे। जरा देखें, लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है। तो लिथियम बर्न इन एयर टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं। लिथियम ऑक्साइड जो है वो बना नॉर्मल ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, तो व्हाइट सॉलिड इससे प्रिपेयर हो जाता है। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सोडियम आल्सो फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा, अगर आपने सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास पर ऑक्साइड बनता है सोडियम का।
लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम नॉर्मल भी बना सकता है और पर ऑक्साइड भी बना सकता है। तो कैसे? अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो फिर ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो फिर ये पर ऑक्साइड बनाएगा, जिसका पेल येलो कलर होता है। तो यहाँ से आपको जो है ये बात याद हो जाएगी। नीचे चलें तो पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी रिएक्टिविटी पहले से बढ़ गई है, और जब रिएक्टिविटी बढ़ती है तो इनकी फॉर्मेशन सुपर ऑक्साइड बनाने की है। पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड ये यूजुअली नहीं बनाती, ठीक है। यूजुअली का वर्ड कर रहा हूं कि नॉर्मली ये जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाती हैं, पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड ये नॉर्मली नहीं बनाती। तो किस तरह से याद रखना है आपने कि लिथियम ऑक्साइड इसमें से नॉर्मल ऑक्साइड है। सोडियम जो है वो नॉर्मल भी बना सकता है, पर भी बना सकता है। नॉर्मल कब बनाएगा? जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर वो पर ऑक्साइड बनाएगा। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम यूजुअली क्या बनाती हैं? सुपर ऑक्साइड बनाती हैं, और इनमें सीजियम का रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी बढ़ गई है और इस वजह से सीजियम का जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। अब आ जाए रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें पहला, बेरिलियम नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑलरेडी इस बात को हम जानते हैं कि बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जब ये रिएक्शन करना स्टार्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, एक कोटिंग बन जाती है, जो उसको फर्दर अटैक से बचा लेती है। बट अगर आप इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हीट करें तो तब बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और बेरिलियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एट 800 डिग्री सेल्सियस तो इट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड एज वेल एज नॉर्मल ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड भी है और इसकी नेचर क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे, बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 800 डिग्री सेल्सियस पे और नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जिसकी नेचर एम्फोटेरिक होती है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फर्दर अटैक। ये भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है, ये भी मैग्नीशियम को फर्दर अटैक से जो बचा लेती है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बेरिलियम को बचा लेती है, तो मैग्नीशियम की भी कोटिंग इसको फर्दर अटैक से जो है वो बचा सकती है। बड़ी बात याद करने की क्या है? वो ये है कि बेरिलियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस पे, मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे। बेरियम इज द ओनली मेटल इन 2A व्हिच कैन फॉर्म पेरोक्साइड। बेरियम सिर्फ इसमें पेरोक्साइड बना सकता है, और वो भी 500 to 600 डिग्री सेल्सियस पे जाके बेरियम पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और 2A की मेटल्स में कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स की निस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है। अगर ये कम ना होती तो हमें जो है वो पता चलता कि इसमें भी सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड की फॉर्मेशन ज्यादा होती, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस केस में सिर्फ एक ऐसा है जो पेरोक्साइड बना सकता है, बेरियम। बाकी सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, और उनमें से भी बेरिलियम का याद रखना है कि 800 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल एयर के ऊपर जो है या ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन है। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल हाइड्रोजन से आसानी से रिएक्ट करती हैं और आयोनिक हाइड्राइड बनाती हैं, जैसे कि M+H2 गिव्स अस MH। तो ये हाइड्राइड इसका बन गया। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड द ग्रुप। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। पहले इस बात का जो है जिक्र कर चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। Lithium and sodium hydride are good source of hydrogen when treated with water. इनके हाइड्राइड्स में से जो लिथियम और सोडियम का हाइड्राइड है वो एक बड़ा अच्छा सोर्स होता है हाइड्रोजन गैस का, जब उसको ट्रीट करवाया जाए वाटर के साथ। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड को अगर आप वाटर में ऐड करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। द हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि जो अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स हैं दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों की रिडक्शन करवा सकते हैं। तो दैट्स वाई इसमें जो है पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अल्कली मेटल सारी की सारी आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। इसके अलावा उसमें हमने क्या बात की कि लिथियम और सोडियम हाइड्राइड जो है वो अच्छे सोर्स हैं हाइड्रोजन गैस के जब वाटर में मिक्स किया जाए। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद करवाया कि दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब आ जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स की तरफ। ये भी आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बनाते, लेकिन कैटालिस्ट और हाई प्रेशर के अंदर जाके ये बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्राइड है। अच्छा, इसमें हमने पीछे एक बात की थी
इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स को हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड। तो ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं, जबकि बाकी इसके जो नीचे वाले मेंबर्स हैं वो यूजुअली आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। बट हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो जनरल ट्रेंड यही है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इसमें आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। बट एक पॉइंट वहां से भी याद रखना चाहिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट हाइड्राइड, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड हैं। तो ये बात भी आपने जो अपने ज़हन में रखनी है, जो पिछले टॉपिक या पिछले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एट्थ प्रॉपर्टी है इसमें रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखें, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं अपने, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे कि कोई भी मेटल ले ले, अल्कली मेटल, तो H2O के साथ रिएक्ट करके MOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। यहाँ पर ये मेटल अगर आप सोडियम ले लें तो ये बन जाएगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब दिस रिएक्शन इज हाईली विग्रियस, ये बहुत ज्यादा विग्रियस रिएक्शन होता है, बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, एंड हाईली एक्सोथर्मिक एंड मे इग्नाइट हाइड्रोजन। अच्छा, इसका ये बड़े मजे का फिनोमेना है कि अगर आप अल्कली मेटल्स में से कोई भी मेटल पानी के अंदर फेंकें तो उसको फौरी तौर पर आग लग जाती है। अब वो आग असल में मेटल को नहीं लगती, होता क्या है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये फौरी तौर पर इग्नाइट हो जाती है और ये आग पकड़ लेती है, जिस वजह से हमें लगता ये है कि मेटल को शायद आग लग गई है। तो मेटल को आग नहीं लगती, उसके अंदर रिलीज होने वाली हाइड्रोजन जो है ये आग कैप्चर कर लेती है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक और विग्रियस रिएक्शन है। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड बेस रिएक्शन की टाइप है। नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फिनोमेना उस तरह से नहीं होता, इसको हम एसिड बेस रिएक्शन के तौर पर जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के तौर पर नहीं जानते। ये पॉइंट वैसे MCAT के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वहां पर अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से बनता होता है कि अल्कली मेटल्स का जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है। तो आपने बताना है कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये नहीं है। इसके बाद है जी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद आइस इवन एट -100 डिग्री सेल्सियस। यहां से पता चलता है कि डाउनवर्ड रिएक्टिविटी कितनी बड़ी है कि जो सोडियम और लिथियम है वो तो नॉर्मली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आइस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं इवन एट -100 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर के ऊपर भी ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। अब आ जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। ये बात हम कल भी कर चुके हैं, जहां पर हमने पेक्यूलर बिहेवियर पढ़ा था बेरिलियम का, कि बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। रीजन उसकी क्या है, तो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, लेयर हो जाती है ऊपर, जो उसको फर्दर अटैक से बचा लेती है। रेड हॉट टेम्परेचर क्या होता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी मेटल को हीट किया जाए तो उसका कलर रेड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज रेड हॉट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर के ऊपर भी ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती। मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बट नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड वाटर। अब देखिए डाउनवर्ड आए, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बेरिलियम से ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सके। तो वो कोल्ड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। बाकी ऑल अदर गिव्स विग्रियस रिएक्शन। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो विग्रियस रिएक्शन देती हैं और अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होती हैं। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। ये इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर हेलाइड्स की बात करते हैं, तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म हेलाइड्स। अल्कली मेटल जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करके हेलाइड बनाती हैं, जैसे कि MX2MX बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की मैंने एग्जांपल लिखी है। इसमें भी याद क्या रखना है कि लिथियम और सोडियम के रिएक्शन स्लो होते हैं, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के रिएक्शन काफी विग्रियस होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आ जाए तो ऑल 2A मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू प्रोड्यूस हैलाइड्स। सारी की सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हैलाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लें। इसी तरह से कार्बाइड्स की बात करें तो लिथियम गिव्स कार्बाइड
ओनली लिथियम 4C। तो इसके अंदर जो है वो क्या है कि लिथियम वाहिद मेटल है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके जो है वो कार्बाइड बनाती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली इनके रिएक्शन होते हैं और ये कार्बाइड्स की फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन उनके रिएक्शन डायरेक्टली कार्बन के साथ नहीं होते। जबकि अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करें तो ये डायरेक्टली कार्बन से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और कार्बाइड की फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के दरमियान मैंने एक कंपैरिजन किया है जो